हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेन शेंग फेंग के लीडर आ चुके थे फिलहाल तीनों ही मेजर सेक्ट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तीनों ही मेजर सेक्ट्स के लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एंड इन डिसाइबल्स का मुकाबला करना फिलहाल चेन शेंग फेंग के लीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो गया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सीनियर लू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी उसी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का कह रहा होता है कि सीनियर लू इसको छोड़ना नहीं है, आज तो इसे मार के ही छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तियानयिन टेम्पल के मॉन्क्स भी आगे बढ़ते हुए अटैक्स करने वाले ही थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लीडर तुरंत ही वहाँ से बच निकलता है और उसके बाद फिर वो थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से ये सारे के सारे लोग एक काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक कर देते हैं, जिसके साथ साथ सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि अपनी 9 हेवन पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके थ्रू काफ़ी सारी थंडर को जनरेट कर रही थी वो। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो लीडर समझ चुका था कि अगर थोड़ी भी देर यहाँ पे वो रुका तो हो सकता है कि उसकी जान वहाँ से चली जाए, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यीशु का वही ड्रैगन भी आ चुका था जो कि तुरंत ही एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कैसे भी करके उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। पीछे से सीनियर लू वो भी आ जाती है और ऑलमोस्ट आके उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके अपनी थंडर पावर को रिलीज करती है एंड ये थंडर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पे उस लीडर की हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि सारे के सारे लोग तो साइड में ही जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता था कि अगर वो इस थंडर के बीच में आएंगे तो फिर उन सब की भी मौत हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे उस लीडर को देखते हैं जो कि फिलहाल हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी वो तुरंत ही अपने केन को निकाल लेता है, जिसका सहारा लेते हुए वो अब तक इन सभी को पीछे करने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से टोकन निकालते हुए वो उसके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ भी अपने ब्लड को मर्ज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो टोकन उसके ब्लड के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे उस टोकन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसकी थंडर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे नीचे मौजूद वॉरियर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बल्कि यहाँ पे मिस लू जो कि एक बार फिर से अटैक करने वाली थी अपनी 9 हेवन थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर भी अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके लू को पीछे हटा सके। लेकिन यहाँ पे उसकी 9 हेवन की पावर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उस लीडर की जो फॉर्मेशन थी वो पूरे तरीके से ब्रेक हो जाती है। इवन सीनियर लू ही यहाँ पे भारी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो पूरी तरीके से हार मानने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन फिर भी उसका ईगो तो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा होता। अभी भी वो उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी उसे यही लग रहा था कि एक बार खुद से वो खुद को बचा सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। बल्कि हम देखते हैं कि जब दोनों ही पावर्स आपस में टकराती हैं तो अच्छा खासा एनर्जी क्लैश हमें देखने को मिलता है पूरे ही फॉरेस्ट के अंदर। बल्कि ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। बल्कि उसे इस मोमेंट पे यही लग रहा होता है कि अब तो उस लीडर की हालत ख़राब हो चुकी होगी और ऑलमोस्ट वो डेड हो चुका होगा। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए कि आखिर इस चेन शेंग फेंग के लीडर के साथ में क्या हुआ है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे उस लीडर को तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हालत हालांकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बट उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, वो भी इन सभी की वजह से। इसके बाद वो इतने ज़्यादा गुस्से में उन सभी को डायलॉग मार रहा होता है और कह रहा था कि जो तुमने मेरे साथ किया है याद रखना, इसका 100 गुना ज़्यादा अगर मैंने तुमसे वापस ना चुकाया तो फिर मेरा नाम बदल देना मैं तुमसे इस सारी चीज़ों का बदला लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया था। अब यहाँ काफ़ी सारे लोग वापस से जमा हो चुके थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंगशान वैली का बंदा वो भी कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि अब हम लोग बहुत ही बड़े खतरे के अंदर फंसने वाले हैं, क्योंकि वो लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जा चुका है। यहाँ से हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी उसकी बात से एग्री करता है। बल्कि यहाँ पे सीनियर लू भी आ चुकी थी जो कि कह रही होती है कि भले ही आज हमने चेन शेंग फेंग के लीडर को बहुत ही बुरे तरीके से हराया हो, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि वो जल्द से जल्द वापस आएगा अपने लोगों को लेके एंड हमारे ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करेगा। तभी तियानयिन टेम्पल के मोंक उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जिसके बाद हम अपने घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि फिलहाल खड़ा वही सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसके बाद एकदम ही टशन में वहाँ से चला जाता है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन शेंग फेंग के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक जगह पे आके बैठ जाते हैं क्योंकि उन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि उनमें से जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन्हें देख के ये नहीं लग रहा था कि एक बार फिर से फाइट करने की हालत में है। तभी वहाँ के जनरल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था और अपने लीडर का इंतज़ार कर रहा होता है और कह रहा था कि आखिर वो ठीक तो होंगे ना, जाने कहाँ फंस चुके होंगे क्योंकि सारे के सारे लोग तो यहाँ पे वापस आ चुके हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस एल्डर की एंट्री हो जाती है जिसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड आ रहा था। उसे देख के लग रहा होता है कि ये तो भाई साहब मरते मरते ही बचा है। तभी हम देखते हैं कि अपने लीडर को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद ये सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। जबकि यहाँ पे जनरल कह रहा था कि होल मास्टर आप ठीक तो हैं, ज़रा हमें बताइए कि आपने ये हालत कैसे कर ली है अपनी। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अपने दुखों को तो भूल ही चुके थे और अपने मास्टर के पास में आ रहे होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर मास्टर का यह हाल किसने किया है, ताकि वो एक बार फिर से उसके पास जाके उसका हाल बुरा कर सकें। लेकिन तभी उस लीडर को तो पता था कि ये लोग लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ़िलहाल इन्हें सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं तुम सभी से कहना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने उस टोकन के साथ में अपने ब्लड को मर्ज कर दिया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज आई, तो तुम सभी जाके आराम कर लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जनरल सभी से कह देता है कि तुम सारे के सारे यहाँ से जा सकते हो और जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर अब जब कह रहे हैं कि वो ठीक हैं तो फिर वो ठीक ही होंगे। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस जनरल की बातों को मान लेते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से चले गए थे रेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडर की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि वो तो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता। जिसके बाद जनरल ही उसे साइड में लेके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने पास में बैठा लेता है और फिर उससे कह रहा था कि देखो मेरी बात सुनो, इन सारे के सारे लोगों को कहो कि जल्द से जल्दी खुद को ठीक कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आएँ, हमें उन सबसे पहले इनर लेक के अंदर जाना होगा ताकि उस रेयर तरीके के ट्रीजर को हासिल कर सकें। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उस ट्रीजर को गवाया जाए और उसी की वजह से मैंने खुद की ये हालत भी कर ली है। जिसके बाद जनरल थोड़ा देख रहा होता है अपने सारे ही लोगों को, जिसे देख के वो समझ चुका था कि ये लोग तो ढंग से खड़े होने की हालत में भी नहीं है, ना जाने कैसे जाके ये फाइट करेंगे। तो लीडर कह रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा चुपचाप कर लो जाके, एंड मुझे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं। तुम लोगों के साथ में जो भी हो, मुझे बस अब वो ट्रीजर चाहिए किसी भी हालत में, समझे तुम। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि उन लोगों ने मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी, उस स्पेल को पूरा करने के चक्कर में ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बट अफसोस इस बात का है कि उस सब के बावजूद भी मैं उन्हें हरा नहीं पाया, क्योंकि वो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी कल्टीवेशन का मुकाबला करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी उसकी हालत ख़राब हो रही थी और मुंह से ब्लड आ रहा था, तो जनरल उसे संभालने लग जाता है। तो वो कहने लग गया था कि मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि वो तीनों मेजर सेक्ट्स एक साथ हो चुके हैं और वो अब तो डार्कनेस के अंदर भी जाएंगे उस ट्रीजर को ढूंढने के लिए। हालांकि हम तो ऐसा ना ही कर पाए और हम तो इसमें नाकामयाब हो चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि जो भी हो जल्द से जल्द जाओ और उस ट्रीजर को ढूंढो, क्योंकि मैं अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता उन सारे लोगों के पीछे। चलो जाओ और ऐसा करो। जिसके बाद वो जनरल वो वहाँ पे नोटिस करता है कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी पावर भी फैल रही है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि आपने जैसा कहा मुझे वैसा करना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा चेक करके आता हूँ कि आखिर यहाँ पे मसला क्या है। जिसके बाद वो तुरंत ही थोड़ा आसपास जाके चेक करने लग गया था और वो लीडर वो थोड़ा खुद को हील करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी सारी सीरियस इंजरी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे वॉरियर्स भाप लेते हैं कि कोई तो खतरा है जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि लीडर अब उसी जख्मी हालत में खड़ा हो गया था, बल्कि वो अब वहाँ पे कह रहा होता है कि कौन है जिसको भी फाइट करनी है मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग थोड़ा आसपास देखने लग गए थे कि आखिर यहाँ पे है कौन जो कि लीडर को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इवन यहाँ पे अब तो वो जनरल भी नहीं है जो कि लीडर को प्रोटेक्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका कुछ पुराना नेफ्यू आ जाता है, जो कि तुरंत ही अपना नाइफ फेंक के
इशारा करता है कि वो यहाँ पे आ चुका है और नाइफ देखते ही वो समझ जाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि किन वान है, जिसे देखते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं किन वान को, जो कि वहाँ पे अपनी फ्लूट बजा रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा तो आपने मुझे पहचान ही लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आगे बढ़ के आ जाता है, फिर ग्रीट करते हुए कह रहा था कि अंकल अच्छा हुआ कि आपने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, नहीं तो मैं तो समझ रहा था कि आप तो मुझे भूल ही चुके होंगे। जिसकी वजह से अब यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा हार्म पहुंचा है, तुम लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हो और उस सब के बावजूद भी तुम यहाँ पे आ चुके हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम नेफ्यू हो मेरे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन वान को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो कह रहा होता है कि मुझे इन बात से वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरे सेक्ट ने जो भी आपके साथ किया है वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप तो ये सब कुछ डिजर्व करते थे। लेकिन तभी यहाँ पे लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसकी सारी बातें सुन के, और वो कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी थोड़ा आसपास देखने लग गए थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पिंगर की एंट्री हो जाती है, जो कि तुरंत ही अपने चार्म का इस्तेमाल करने लग गई थी बाकी सारे वॉरियर्स के ऊपर, और वो तुरंत ही आके उनको सिड्यूस करने की भी कोशिश करने लग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर्स ही थोड़े पगला से जाते हैं, बल्कि उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी पिंगर की ब्यूटी को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं खुद को रोकने की, और एक सेकंड के लिए तो वो उसके चार्म के अंदर फंसने ही वाले थे, लेकिन खुद को उसके चार्म से बाहर निकालते हैं और फिर अपने सारे वॉरियर्स को भी उसके चार्म से बाहर निकालते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिंगर तो वहाँ पे आगे बढ़ने लग गई थी और कह रही होती है कि मानना पड़ेगा कि आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे चार्म से बच गए आप। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने लंबे समय तक आप कैसे रहे यहाँ पे? ज़रा मुझे ये बताइए कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट किसने किया है? मैं आपके चिल्लाने की आवाज़ें सुन पा रही थी, हालांकि आपने भी मेरे डिसाइबल्स को मार के कुछ अच्छा नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि आप जो वान को इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। वैसे भी ये सब कुछ आप ही का करा धरा है, एंड मैं तो समझती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं। फिलहाल तो मैं पूछना चाहूँगी कि किन वान भी यहाँ पे मौजूद है, तो बताइए कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है हम दोनों से ही? जिसके बाद वो कह रही होती है कि लेडी मिंग वांग भी आपसे काफ़ी वक्त से मिलना चाहती हैं, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ही देर बाद एंट्री हो जाती है अपने घोस्ट किंग यानी कि शियाओ फेंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि शियाओ फेंग का ऑरा हर जगह ही फैल रहा होता है, बल्कि मून भी रेड हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन फेंग के लीडर के पास में जो लोग मौजूद थे उनके पीछे ढेर सारा रेड ओरा आने लग जाता है, एंड ये रेड ओरा कहीं और से नहीं बल्कि घोस्ट किंग की उसी स्टिक के अंदर से आ रहा था, जो कि वो हमेशा ही अपने पास में रखता है। जिसे देख के ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, एंड हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारे के सारे वहाँ पे मरते जा रहे होते हैं, बल्कि यहाँ वो स्टिक सारे के सारे बंदों को अपने अंदर ही समेट लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से ढेर सारा स्ट्रॉन्ग ओरा भी रिलीज हो रहा था और अपना घोस्ट किंग आगे बढ़ता है धीरे धीरे स्टेप लेते हुए। एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वहाँ पे कुछ लोगों की लाशों को भी वो घसीटते हुए लेके जा रहा होता है, बल्कि यहाँ पे थोड़े बहुत लोग और मौजूद होते हैं जो कि अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे और ये भी देख रहे होते हैं कि आखिर सामने से आ कौन रहा है। तो उनकी नज़र पड़ जाती है शाओ फेंग के ऊपर, जिसे हम देखते हैं जो कि तुरंत ही एक डेड बॉडी को फेंक के मारता है, और ये एक धमकी भी थी इन सारे लोगों को कि अगर वो शाओ फेंग के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लीडर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम तीनों ही साथ में मौजूद हो, एंड तुम तीनों ने ही पहले से ये डील बना ली थी कि तुम तीनों मिलके आओगे और फिर मेरे ऊपर हमला करोगे। आखिर ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होकर खड़े हुए थे, एंड घोस्ट किंग भी कुछ नहीं कह रहा होता। जिसके बाद हम किन वान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद अपने उस फैन का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके थ्रू ही वो अपने पॉइजन को रिलीज करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे उसी खतरनाक फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ वो सारे के सारे बहुत ही बुरे तरीके से डर भी चुके थे। तभी हम देखते हैं किंग वान को जो कि कह रहा था कि तुम सारे के सारे लोग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पॉइजन का थोड़ा भी इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर और करूँगा तो हो सकता है कि तुम्हारी डेथ बहुत ही जल्दी आके तुम्हें यहाँ से लेके चली जाए और फिर तुम
हेवन में आराम से रेस्ट कर सकोगे। जिसके बाद वो उन्हें धमकी देते हुए ये भी कह रहा था कि अगर तुम इस फॉर्मेशन से बाहर निकल के आ जाओगे तो फिर तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। हालांकि वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा था इन सारे लोगों से कि तुम हमारी टीम में आ जाओ तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स का मनोबल टूट जाता है, बल्कि वो सारे के सारे एक एक करके भाग रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उनमें से एक जब बाहर निकल के आता है तो उसे वाकई में कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उनकी टीम में आ जाता है और अब वो सारे के सारे भी भाग रहे होते हैं उन्हीं की टीम में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडर तुरंत ही एक को पकड़ लेते हैं और उसे कह रहे थे कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट वो उसको मारने ही वाले थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आखिर अगर वो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका लीडर ही उन्हें सबसे पहले मार डालेगा। लेकिन वो तुरंत ही फिर गुस्से में उसको फेंक भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अकेले लीडर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लोग अब धीरे धीरे करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे इस टीम के अंदर, क्योंकि सभी को अपनी जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। जिसके बाद यहाँ पे चेन शेंग फेंग के लीडर कह रहे होते हैं कि मैं वाकई में काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, है ना, तभी तो मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी ट्रिक्स के अंदर फंस गया एंड मैं नहीं समझ पाया कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि हमारे चेन शेंग फेंग का जो लक है वो पिछले काफ़ी हज़ारों सालों से बहुत बुरा चल रहा है और आज ये प्रूव भी हो गया। हालांकि अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तभी यहाँ पे किन वान कहता है कि आप सरेंडर क्यों नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि वही आपके लिए सही होगा। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो तो। इसके बाद पिंगर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में देख रही होती है कि आखिर अब ये ओल्ड मैन क्या डिसीजन लेगा। जिसके बाद अपना घोस्ट किंग कहता है कि बताओ ज़रा तुम क्या चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर आने दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, तो फिर हम देखते हैं कि मजबूरन किन वान अपनी पॉइजन भरी स्टिक को निकाल ही लेता है, बल्कि यहाँ पे अब लीडर भी अपनी उसी टोकन को निकाल लेते हैं। एंड वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो वान भी कहता है कि हालांकि मैं आपका नेफ्यू हूँ, लेकिन ये करना अब ज़रूरी हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि ये दोनों ही अब आगे बढ़ रहे होते हैं, पिंगर भी आगे बढ़ रही थी। के साथ साथ हम उसी हॉल को देखते हैं जहाँ पर आज लीडर काफ़ी सारे कैंडल्स को जला के आए थे अपने एंसिस्टर के सामने। एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो कैंडल्स बुझती जा रही होती हैं, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने टोकन का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जब एक कैंडल ले जाती और वो स्ट्रगल कर रहे थे तो फिर वो लास्ट वाली कैंडल भी वहीं पे ही बुझ गई थी। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि शायद से उनका दी एंड वहीं पे हो चुका है। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि सोंग के पास में वही लड़की आ जाती है जो कि काफ़ी वक्त से उसे पसंद करने लग पड़ी है। एंड यहाँ पे वो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि वो बस ये चेक करना चाह रही थी कि वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन सोंग तो खुद ही अपना हाथ पीछे हटा लेता है, बल्कि वो कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने किंग वान सेक्ट का एक डिसाइबल हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सारी छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए। हालांकि मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। भले ही मैं ब्लड से क्यों ना सना हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करूँगा, क्योंकि यही मेरी डेस्टिनी में लिखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्सा होते हुए तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। एंड सीनियर लू के पास में आके बैठ गई थी और कह रही होती है कि आखिर हमेशा ही मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, आखिर क्यों ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। तभी यहाँ पे सीनियर लू उसे कहती है कि तुमने भी तो उसे इतना ज़्यादा परेशान किया है बीते कुछ सालों में, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझे। जिसके बाद वो कह रही थी कि वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरी चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि जब से उसके फ्रेंड उसे छोड़ के गए हैं वो बस ऐसे ही बिहेव करता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। लेकिन यहाँ पे सोंग जवाब दे रहा होता है और कह रहा था तो क्या तुम मुझे स्टूपिड समझती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें और करने लग गया था, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम सीनियर लू को देखते हैं जो कि फ़िलहाल बैठी हुई थी एंड अभी अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही होती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ यहाँ पर बैठा हुआ था एंड तियानियन टेम्पल के मोंग के साथ में बातें कर रहा होता है कि अब हमने काफ़ी सारे लोगों को मार गिराया है, लेकिन ये जगह अभी भी खतरे से भरी पड़ी है। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर हम लोग ज़्यादा केयरफुल ना रहे तो हम
अभी भी बहुत ही बड़े खतरे के अंदर फंस सकते हैं, हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है कि आखिर बाहर निकलना कैसे। तभी हम देखते हैं कि फेंगशियान टेम्पल का वो बंदा फेई वो कह रहा होता है कि ब्रदर आप इस बारे में क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम थोड़ी बहुत और इन्वेस्टिगेशन करें। तभी इस बात से वो एग्री कर जाता है। तो मोंग भी कह रहे थे कि हर जगह तो यहाँ पे पॉइजन फैला हुआ है, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, मॉन्स्टर हैं, और उसके बाद फिर ये पॉइजन भी नहीं समझ आता कि आखिर इन सारी चीज़ों से डील करना कैसे है। जिसके बाद श्याओ कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, देखो। जिसके बाद वो तुरंत ही स्टिक को उठा लेता है और फिर उससे वहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ करने लग गया था और कह रहा होता है कि अब हमें अपने डिसाइबल को इस डायरेक्शन से भेजना होगा ताकि हम लोग सेफली वहाँ पे जा सकें। तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही इस बात से एग्री कर जाते हैं। ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि ये लोग उसी स्वैम्प के पास में आ चुके थे जहाँ पे पिंगर भी खड़ी हुई थी एंड कह रही होती है कि क्या लगता है ब्रदर, क्या यहाँ पे हमें वो ट्रीजर मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी खड़ा हुआ होता है और साथ साथ वुआन भी वहीं पे मौजूद था। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होते हैं एंड इन्हें देख के नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अब नेक्स्ट एक्शन लेने कौन वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग रिलीज होती है जिसे अपना घोस्ट किंग भी देख रहा था और उसके साथ बाकी सारे लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। तो वुआन की नज़र उस पर पड़ती है एंड वो कह रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो पिंगर कहती है कि ठीक है, मुझे तो यहाँ से निकलना है, तो मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ और बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुआन उसे जाते हुए ग्रीट करता है और फिर अब वो घोस्ट किंग से भी कह रहा होता है कि अब आप भी यहाँ से जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब ना घोस्ट किंग बिना कोई सवाल किए वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे उसके चमचे भी जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तो वहीं उसी स्टोन पे आके बैठ गया था जिस पे वो अक्सर बैठा करता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बंदा आके उसे बता रहा होता है कि हमने उस स्वैम्प के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। मंडू गेट के पास में काफ़ी वक्त से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मेन होल के अंदर से भी एक बंदा वहाँ पे आया था और कुछ दिनों पहले तो हमने वहाँ पे 2 लोगों को भी पाया था जो कि उसी स्वैम्प के पास में आए थे, बट उनकी डेथ हो गई। सारी चीज़ों से ये साबित तो ज़रूर होता है कि वो स्वैम्प बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए उससे। तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कहता है कि अच्छा जो भी हो, लेकिन ये मैटर अब पब्लिक के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसे अपने तक ही रहना और अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही वहाँ से चला जाता और पीछे वही अपना बंदा जाओ यून भी बैठा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो कहाँ फंस गया है। तो घोस्ट किंग खड़ा हो जाता और उसे कह रहा था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है तो तुम इस जगह से जल्द निकल जाओ। जिसके बाद अपना घोस्ट किंग वो भी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ यून को गुस्सा आने लग गया था और वो कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, हमेशा ऐसे मुझे छोड़ के भाग जाते हो, अब मैं कहाँ पे जाऊँ यहाँ से निकल के। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि तीनों ही मेजर सेक्ट्स के लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं अपने रास्ते में। अब हर जगह इतना ज़्यादा पॉइजन फैला हुआ था कि उसे देख के ही इन सब की हालत ख़राब हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ तुरंत ही आके रुक गया होता है, बल्कि इस पॉइजन को ये सारे के सारे लोग ही देख रहे थे। यहाँ पे पॉइजन के टोर्नेडोज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। तो वो सभी को कहता है कि तुम सभी के पास में जो शील्ड मैंने दी है उसका इस्तेमाल करो एंड खुद को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद ये सारे के सारे शील्ड बना लेते हैं और फिर खुद को प्रोटेक्ट करने लग गए थे और फिर अब इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में फेंगशियान वैली के वो दोनों बंदे भी अपने ऊपर शील्ड लगा लेते हैं और अभी आगे जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो बंदा तुरंत ही वहाँ पे एक स्टिक टाइप चीज़ को फेंक देता है। जिसके बाद अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार काफ़ी सारी लाइटनिंग भी रिलीज़ होती जा रही थी, जिसके साथ साथ ओल्ड मैन भी कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वैसे यहाँ पे ये बाव भी अपीयर हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े खतरे में फंस चुका है, बल्कि सब कुछ बहुत ही बुरे हालात में जा रहा है। तो उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही थी कि क्या मेरी सिस्टर पिंगर ठीक होगी। तभी ओल्ड मैन कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों परेशान हो रही हो, पहले खुद के बारे में ही सोच लो। तो वो उसे कहती है कि ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ यून भी वहीं पे आ जाता है। तो सामने उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, अपना रास्ता तुरंत ही बदल लेता है। तो फिर वो तुरंत ही उसके पास आती हुई कहती है कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आपने मुझे अम्ब्रेला दिया था ना उस दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो अपना अम्ब्रेला वापस ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ यून काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाते हुए उस अम्ब्रेला को रख लेता है। कहती है कि ब्रदर अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और फिर तुरंत ही अपने ग्रैंडपा के साथ उस जगह से निकल जाती है। तो जाओ यून को देख
देखते हैं जो कि उस अम्ब्रेला को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देख रहा था और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके मन में अब थोड़ी बहुत ह्यूमंस वाली फीलिंग्स भी आने लगी हैं, जिसकी वजह से वो खुद को समझाता है और एक बार फिर से वही स्ट्रिक्ट बंदा बन के आगे बढ़ जाता है। वो सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं सेक्ट्स के लोगों को जो कि अब फिलहाल अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मोंग कह रहा था कि ये पॉइजन वॉर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, तुम सभी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अब ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे होते हैं लगातार। तभी सीनियर लू नोटिस करती है कि यहाँ पे तो इस से भरा हुआ टोर्नेडो है, बल्कि एक नहीं ढेर सारे टोर्नेडोज हैं जिसकी उम्मीद इन लोगों ने नहीं की थी, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये लोग उस जगह से निकल भी जाते हैं। तो लास्ट में श्याओ कहता है कि केयरफुल रहो एंड अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे उसी के थ्रू अब आगे बढ़ने लग गए थे ताकि इनके रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। एंड हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट अब उस जगह पे रीच कर ही लेते हैं। श्याओ कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और अब तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तो स्लू भी इस बात से एग्री करती है और बाकी के सारे लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन सडनली ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे आसपास तो ढेर सारी थंडर लाइटनिंग रिलीज होने लग गई है और उसके बाद फिर हमें एक पाइथन भी देखने को मिलता है, जिसे देख के इन सब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड इन्हें देख के लग रहा होता है कि अब तो इनका सामना मौत के साथ में होने वाला है। और इसी क्रिटिकल सिचुएशन के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।